तमाम देखने और सुनने वालों को, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने एक एजुकेशनल टॉक्स का सिलसिला शुरू किया है। इंटरनेशनल एजुकेशनिस्ट और नेशनल लेवल के जो एजुकेशनिस्ट हैं उनको दावत दी जाती है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो और अपनी सक्सेस स्टोरी हमसे शेयर करें। तो आज मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे साथ एक बहुत नफीस, बहुत शफीक और बहुत बेहतरीन जो है वो उस्ताद हमारे साथ मौजूद हैं, जो एक एजुकेशनिस्ट भी हैं और जो एक माहिर नफ्सियात भी हैं, और इनका ताल्लुक जो है वो सियालकोट शहर से है। और हजारों लोगों से मिलने का इत्तेफाक हुआ है इस फील्ड के अंदर, लेकिन शकूर साहब से जब भी मुलाकात होती है तो मैंने इनको बड़ा रिलैक्स और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए पाया। तो आज ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये भी टिप हमें दें, ये किस तरह से मुमकिन होता है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि आज से 15-16 साल पहले एक ट्रेनिंग के सिलसिले में जब मैं सियालकोट गया, फर्स्ट टाइम शकूर साहब ने मुझे सियालकोट का किला विजिट करवाया, और उस वक्त मुझे जान के हैरत हुई कि लाहौर में ही किला मौजूद नहीं है बल्कि सियालकोट में भी एक हिस्टोरिकल जो है वो किला मौजूद है। तो अस्सलाम वालेकुम शकूर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बेहतरीन। जबरदस्त। शकूर साहब, तो सबसे पहले आप थोड़ा सा अपना तारुफ करवाइए। वैसे तो आप एक मशहूर शख्सियत हैं, लेकिन बहुत से यहाँ पर ऐसे सुनने वाले भी होंगे जो आज आपको पहली मर्तबा सुनेंगे। तो प्लीज अपना भी तारुफ करवाइए और अपने शहर के बारे में हमें कोई खास बात बताइए जो आपको लगता है कि जरा कम लोग जानते होंगे। जी, मेरा नाम अब्दुल शकूर है जी, और मैं 2 शोबों का तालिब इल्म हूँ। एजुकेशन में पीएचडी स्कॉलर हूँ, और नफ्सियात में मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजी में स्पेशलाइज किया हुआ है, तो मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ। और जो मेरा सब एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन था वो स्कूल काउंसलिंग था, तो उसकी वजह से मुझे बड़ी हेल्प मिली जब मैंने स्कूल शुरू किया। और कुछ किताबें लिखी हुई हैं, कुछ ट्रेनिंग्स हैं, और स्कूलिंग एक चेन है पूरी स्कूल्स की, सियालकोट की सबसे बड़ी चेन है। अल्हम्दुलिल्लाह। और गवर्नमेंट ने भी हमें कुछ 60 स्कूल्स दिए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और 4-5 फ्रेंचाइजीज भी हैं। सियालकोट की सबसे अहम बात जो मुझे अच्छी लगती है, लोग इनोवेटिव हैं। सियालकोट बहुत रिच सिटी है, पाकिस्तान का तो सबसे रिचेस्ट है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, और जनूबी एशिया का भी पर कैपिटा इनकम के हिसाब से टॉप पे शहर है। तो लोग खाते पीते हैं, दलेर हैं, और इनोवेटिव हैं, रिस्क टेकर हैं। तो और सियालकोट वालों ने एक मिसाल कायम की, एक तो जो एयरपोर्ट बनाया वो, और दूसरा सियालकोट की जितनी भी सड़कें हैं और गलियां हैं वो कारपेटेड है मोस्टली, और वो सारी की सारी इन्होंने अपनी मदद आपके तहत बनाई है। सियालकोट के इंडस्ट्रियलिस्ट ने इन्होंने एक फंड कायम किया और उसके तहत बनाई, तो ये बड़ी अच्छी बात है। जबरदस्त है। यानी कि जो किसी एंटरप्रेन्योर में जो चीजें होनी चाहिए वो तमाम सियालकोट के लोगों में मौजूद है। जैसे आपने कहा, रिस्क टेकर भी हैं, इनोवेशन को भी पसंद करता है। तो शकूर साहब, आपको जो स्कूल बनाने का ख्याल आया अपना, वो किस तरह से आया? मतलब किसी ने आपको कहा या ये आपके माइंड में खुद से आया कि अब मुझे इस तरफ जाना चाहिए? अच्छा, रटेल गाने से मुझे बचपन से बड़ी नफरत थी। तो जब मैंने स्पेशलाइज किया, मुझे ये पता चला कि पूरी महजब तरक्की याफ्ता दुनिया में कोई एग्जाम्स नहीं होते, रोट लर्निंग वहां पे नहीं है। ग्रेड 9 में जाके पहली दफा एनुअल एग्जाम्स होते हैं। और फिर जब मैं स्पेशलाइज करके आया वापस सियालकोट और यहाँ के अच्छे इदारों में मैंने कंसल्टेंसी दी, तो मेरा ईमान और पुख्ता हुआ कि यार ये सिस्टम ठीक नहीं है। बड़े बड़े अच्छे इदारों में भी ये सिस्टम चल रहा है, और ऐसा कोई स्कूल होना चाहिए जिसमें कंटिन्यूस असेसमेंट सिस्टम हो, मुसलसल जायजे का निज़ाम, और ये इम्तिहानी निज़ाम जो एनुअल, ये नहीं होना चाहिए। तो ये एक मोटिवेशन थी। तो मुझे जब मौका मिला तो फिर मैंने इसी को अप्लाई किया, और मैंने ये अलबत्ता जरूर किया कि मैंने जो बाहर का सिस्टम है ऐसा उसको पूरे का पूरा अडॉप्ट नहीं किया, अडेप्टेशन की अपने कल्चर के मुताबिक। तो मैंने 5वीं तक तो कोई एग्जाम्स नहीं रखे, कंटिन्यूस असेसमेंट सिस्टम रखा प्ले ग्रुप से लेके, लेकिन 5वीं 6ठी 7वीं में मैंने ट्राइमेस्टर कर दिया, और 8वीं मैंने एनुअल सिस्टम किया ताकि बच्चे 9वीं 10वीं में तैयार हो जाएं एग्जाम्स के लिए। और रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए अल्हम्दुलिल्लाह। जब हमारे बच्चे अपीयर हुए, और पहले साल से रिजल्ट्स कंपेटिटिव थे, और तीसरे साल से हमारी पोजीशंस आना शुरू हुई, और फिर मुसलसल पोजीशंस आती चली गई। पिछले 6 साल से हमारी कोई ना कोई पोजीशन सियालकोट शहर में ग्रेड 9 में या 10 में, और इवन बोर्ड में भी हमारी जो है ना जी पोजीशंस है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त।
तो सर आपने जब अपने स्कूल को बनाने का इरादा किया तो किन मुश्किलात से आपको गुजरना पड़ा? जब भी आप कोई न्यू प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो ज़ाहिर है उसमें काफ़ी चीज़ें चैलेंजेस भी बहुत होता है। तो आपके लिए क्या चैलेंजेस थे जब आपने अपने इदारे की बुनियाद रखी या रखना चाहिए? अच्छा, वो अंग्रेजी की कहावत है कि फॉर्च्यून फेवर्स द प्रिपेयर्ड माइंड। तो मुझे लगता है कि चीजें मैंने सीखी थी पहले से। मैंने टीचिंग की, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया, एज ए साइकोलॉजिस्ट काम किया, और थिंग्स वर रेडी। मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए था और वो मौका मुझे मिल गया। फिर पैसों की जरूरत थी तो मेरे बड़े भाई जो है अब्दुल गफूर साहब, उन्होंने दिए। एक दोस्त अरशद, उन्होंने सबसे पहले मुझे दिए पैसे कुछ, और बीवी ने जेवर बेचा और मुझे पैसे दिए। तो ये मिल मिला के जनाब पैसे हो गए। और फिर कोई मुश्किल पेश नहीं आई किसी किस्म की। हमने स्कूल शुरू किया, 1 महीने के अंदर अंदर ही हम ब्रेक इवन पे थे, और 1.5-2 महीने बाद हमारे अपने पैसे, कुछ तनख्वाहें निकल रही थी। और वजह ये थी कि हमने एक नया सिस्टम दिया, इनोवेशन दी, कंटिन्यूस असेसमेंट सिस्टम पे। देयर आर नो एग्जाम्स टिल क्लास 5। तो पूरा सियालकोट एक तरफ खड़ा है, एनुअल एग्जाम्स ले रहा है, और हम एक तरफ खड़े हो गए। तो यानी अब सियालकोट के जितने लोग हैं वो 2 हिस्सों में बटे। तो इनोवेशन दी, कंटिन्यूस असेसमेंट से तो पूरा हमारा जो था वो बड़ा चंक, ठीक है। और उसका नतीजा ये निकला कि हमने इब्तदाई 3 ब्रांचेज जो थी वो 5 साल के अरसे में शुरू कर ली, और 10 एक साल के अरसे में हमारी 10 ब्रांचेज हो चुकी थी। तो उसमें हमारी तरक्की की शरह भी बहुत ज्यादा थी। हम जहां स्कूल खोलते थे फटाफट चल जाता। उस दौर में ये अभी चेंज वगैरह नहीं आई थी, कंपटीशन इतना नहीं था, बट स्टिल प्राइवेट स्कूल्स थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरक्की की रेशियो बहुत तेज थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। ज़बरदस्त सर। मैंने अक्सर ज़ाहिर है एजुकेशन की फील्ड से वास्ता है, तो मैं अक्सर लोगों से सवाल करता हूँ कि ये स्कूल का नाम आपने खास यही क्यों सिलेक्ट किया? बहुत से लोग तो ऐसे भी मिले कि जिन्होंने कहा कि पता नहीं, सोचा नहीं कि ये नाम हमने क्यों रखा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपने बगैर सोचे समझे स्कूल का इंतखाब किया। तो हमें इसके बारे में ज़रूर बताएंगे, लर्निंग जोन ही क्यों आपने मुंतखब किया? यही नाम आपने क्यों चॉइस किया अपने? अच्छा, मैं शख्सियत परस्ती के खिलाफ हूँ। तो मैंने कहा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो इसका नाम भी कोई एजुकेशनल होना चाहिए। तो मैंने 50 जो नाम थे ना उनकी एक लिस्ट बनाई। सबसे पहले मैंने अपने दोस्तों को दी। मैंने कहा इसमें से जो आपको बेस्ट लगते हैं ना, 2 4 5 नाम वो टिक कर दें। उन्होंने टिक किए, 10 नाम निकल आए। 10 में से फिर मैंने कुछ अहबाब थे पढ़े लिखे, उनको मैंने कहा कि आप इसमें से रैंक करें, रेटिंग करें। तो हमें 3 एक नाम मिल गए। अच्छा, अब ये हुआ कि 2 नाम उनमें से हमें बहुत पसंद थे, तो हमारा ख्याल था कि इनमें से कोई एक हम चूज कर लेते हैं। तो अल्लाह का करना ऐसा हो कि एक ही रात में मेरी मिसिस को भी और मुझे भी ख्वाब आया, और उसमें हमें इशारा हुआ कि ये लर्निंग जोन अच्छा नाम है, और हमने फिर लर्निंग जोन रख लिया। तो ये कह लें एक सर्वे किया हमने, और उसमें फिर इस तरह से करके ना तो थोड़ा साइंटिफिक मेथड कर लिया। और थीम पीछे यही था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो नाम भी एजुकेशनल होना चाहिए, किसी के नाम पे नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, यहाँ पर एक बात और बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे यहाँ ज़ाहिर है ट्रेनिंग कल्चर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन मुझे लगता है कि सियालकोट में ज़ाहिर है मेरा बहुत पुराना आना जाना है कि आप फाउंडर्स में से हैं ट्रेनिंग कल्चर को डेवलप करने के लिए सियालकोट सिटी में। हमें ये भी महसूस हुआ कि जब हमने ये मॉडर्न ट्रेंड ऑफ एजुकेशन का कॉन्सेप्ट दिया, तो कराची लाहौर के बाद सबसे ज़्यादा जो इसको कबूल किया वो सियालकोट के लोगों ने किया। हालांकि बहुत से और शहर भी मौजूद थे इसमें, और लोगों ने बहुत तेजी से इस मैसेज को कबूल किया। तो आपको क्या लगता है कि इसकी क्या रीजन है? इतने और शहर होने के बावजूद सियालकोट के लोग इसमें हमेशा जो है वो लीडिंग रहे हैं। उसमें ये था कि जब मैं चीजें सीख और से पंजाब यूनिवर्सिटी से स्कूल साइकोलॉजी में, और मेरी एक टीचर जो थी वो लुधियाना यूनिवर्सिटी से आई थी, अमेरिका से। एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत हमें पढ़ाने के लिए ना स्कूल काउंसलिंग। तो चीजें मुझे बड़ी एडवांस लेवल का पता थी, और जज्बा बड़ा था कि ये शेयर की जाए। मेरी एक पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि मैं शेयर करने वालों में से हूँ। तो मैंने पहला इंस्टीट्यूट जो था ट्रेनिंग का, जहाँ स्कूल शुरू किया, वहां पे ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी शुरू किया लर्निंग जोन के नाम से ही। तो हमने ट्रेनिंग शुरू की। हाँ, हमें सक्सेस नहीं मिली, इसमें मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा। मैं कहूंगा मेरे अंदर ही उतनी कैपेसिटी नहीं थी या उतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि मैं बहुत सारा मैसेज को इम्प्रेस करता। बट स्टिल जो यंगस्टर्स हैं इम्प्रेस हुए। तो मैंने मुख्तलिफ स्कूल्स में भी की, मैंने अपने इदारे में भी की। तो जो यंगस्टर्स हैं ना वो इम्प्रेस हुए। अच्छा, उसके बाद लकीली ये हुआ है अब कुछ सालों से कि हमारे जो नए यंगस्टर्स आए सियाल में,
ये बड़े शानदार है। मैं खालिद परवेज को मैं तो हमने आतिफ का नाम लो, सक्सेस नहीं मिली उसमें, मैं किसी को ब्लेम नहीं थी, अपनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि मैं बहुत सारा मैसेज तो हुआ हमसे। और इन्होंने 2 साल हो गए हैं, हर महीने ये एक मीटिंग करते हैं प्रिंसिपल्स की, नो प्रॉफिट नो लॉस पे, और उसमें किसी ना किसी एक टॉपिक पे मुख्तलिफ लोगों से कहते हैं कि जी आप अपनी एक्सपर्टीज बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वो शेयर करें। तो मैं समझता हूँ कि सियालकोट के लोग फ्रॉम द आउटसाइड, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, बड़े साल, बड़े सदियों से शायद आतिफ का नाम लूंगा, बड़े इनोवेटिव हैं, और ये मालदार बड़े रिच लोग हैं, तो इन्हें डर और खौफ नहीं है किसी का। चनाचे ये इनोवेशन को पसंद करते हैं, ये आगे बढ़ने वालों में से हैं, ये सीखने वालों में से हैं, रिस्क टेकर है, तो एजुकेशन में भी ये ट्रेंड्स हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ, अपने एक्सपीरियंस को भी सामने रखते हुए। अच्छा शकूर साहब, ये बताइए कि डेफ़िनेटली मेरी नज़र में आप एक कामयाब स्कूल प्रिंसिपल बड़े हैं। साल, बड़े आप सदियों ठीक से कह रहे शायद, हैं कि आप बड़े कामयाब इनोवेटिव हैं और यूं प्रिंसिपल हैं। इन्हें डर और तो खौफ ये नहीं। बताइए कि अ, क्या वो मतलब आपके स्टेप्स हैं, आपको क्या लगता है कि ये चीज़ों की वजह से मैं हूँ, और इसकी थोड़ी-सी वज़ाहत करते हैं कि आप अपने आप को एक अगर कामयाब स्कूल प्रिंसिपल समझते हैं तो क्यों समझते हैं? और अगर नहीं तो फिर भी क्यों समझते हैं? अच्छा, मुझे तो लगता है सारी चीजें अच्छी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 3-4 चीजें जो हैं मुझे लगता है कि बहुत अहम है स्कूल की तरक्की में, जो मेरा ख्याल है। एक इनोवेशन है, अगर आपने कोई नई चीज दी है, नया आइडिया दिया है और वो अच्छा है, उसके पीछे बैक मजबूत है, रिसर्च बेस्ड है, तो वो जरूर इंशाल्लाह कामयाब होगा। और हमने यही किया, हमने कंटिन्यूस असेसमेंट सिस्टम दिया। फिर जो दूसरी मेरी कैरेक्टरिस्टिक है कि मैं शेयरिंग पर, आपने कोई नई चीज दी है, नया आइडिया दिया, यकीन रखता हूँ, तो मैंने इलम की मजबूत है और अपनी मेहनत से लोगों ने काम किया। तीसरा, मैं हमेशा नेक नीति के साथ विन विन सिचुएशन पे जाता हूँ, जहाँ मैं अपना भला सोचता हूँ, मैं दूसरों का भला भी इक्वली लेवल पे सोच रहा होता हूँ। टीचर्स बहुत ट्रेंड हो गए, टीम बड़ी अच्छी बनी, बड़ी मेहनत से लोगों ने काम किया, इन चीजों ने बड़ा हेल्प आउट किया। ज़बरदस्त। बहुत अच्छी बात है। तो सर, जब से आपने स्कूल का इक्वली अपना लेवल पे आगाज़ सोच रहा किया है। हूँ, तो उसमें हेल्प आउट किया। हुँ, हुँ। शकूर साहब, थोड़ी-सी आवाज़ आपकी ब्रेक हो रही है, आई थिंक अब ठीक है। जी जी, मैं दोबारा रिपीट कर दूं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल यही सवाल, अगर 2-3 बातें तो आपने कही कि आप ज़ाहिर है जो लर्न करते हैं वो आप शेयरिंग की भी बहुत वो है उसमें, तो आप इसी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। ये जो 2-3 अच्छी चीजें मैं समझता हूँ की ना हमने, वो ये थी कि एक तो इनोवेशन, इनोवेशन लेके आए, और वो रिसर्च बेस्ड थी, जो टाइम टेस्टेड थी। पूरी दुनिया ने उस पर तरक्की की, कंटिन्यूस असेसमेंट सिस्टम पे। तो एनुअल एग्जाम्स पीछे कर दिए। और दूसरी जो मुझे लगता है कि मैं शेयरिंग करने वाला बंदा हूँ, तो मैंने अपने टीचर्स के साथ जो भी मेरा नॉलेज था वो मैंने शेयर किया, लोगों के साथ भी किया। तो मेरी टीम बहुत अच्छी बन गई, टीम वर्क हुआ, और फिर मैं विन विन सिचुएशन पे जाता हूँ। मैं हमेशा अगले का भला भी सोचता हूँ, नेक नीति के साथ। तो मुझे लगता है कि ये चीजें जो है थी, इन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, और जिसकी वजह से हमें बड़ी कामयाबी मिली अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। शकूर साहब, ये बताइए कि लर्निंग ज़ोन का जितना भी सफ़र आपका रहा, उसमें आपने मुख्तलिफ मराहिल पे मुख्तलिफ फ़ैसले किए होंगे। तो ऐसा कोई एक ख़ास फ़ैसला जो आपको लगा हो कि बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने उसको लिया और उसमें मुझे कामयाबी हुई? अच्छा फ़हीम, मैंने हमेशा ज़िंदगी में कोशिश की कि मैं जितने भी फ़ैसले करूँ वो असूलों की बुनियाद पे करूँ, पसंद नापसंद की बुनियाद पे नहीं। हुँ, अच्छा, जब हम असूली मौक़िफ़ अपना लेते हैं, तो जो फ़ैसला भी करते हैं वो उन हालात में ठीक होता है और पछतावे नहीं होते। इनोवेशन का जो फ़ैसला था, कंटीन्यूअस असेसमेंट सिस्टम का, ये एक मैं समझता हूँ बड़ा फ़ैसला था। लेकिन उसका फ़ायदा हमें ये हुआ कि सारा सियालकोट एक तरफ खड़ा था और हम एक तरफ खड़े थे। तो एक बड़ा तबका हमें मिल गया कि जब हम उनसे बात करते थे कि ये सिस्टम है, यूरोप में है, अमेरिका में है, जापान में है, तो फिर वो सारे हमारी तरफ आ गए, और इसकी वजह से हमें बड़ी तरक्की मिली। जल्दी हमने ब्रांचेस भी खोली। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। बेहतरीन बात है। तो सर, लर्निंग ज़ोन के अगले 2 साल के क्या प्रोफ़ेशनल गोल्स हैं? अच्छा, ये बड़ी अजीब सी बात होगी कि मैं ज्यादा गोल्स पे यकीन नहीं रखता, क्योंकि गोल्स जो है वो टेंशन क्रिएट करते हैं, और मैं टेंशन फ्री रहना चाहता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, मुझे ये लगता है कि लिविंग इन पाकिस्तान, जहाँ पे आपका खाना पीना सिक्योर नहीं है, जहाँ पे आपकी रिहाइश सिक्योरिटी हुँ, वो नहीं है, उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, कोई भी हालात चेंज होते हैं, टाइम नहीं लगता।
मुझे लगता है कि लंबे गोल्स जो है ना वो मुश्किल है पाकिस्तान में। सही तो सही। मैं तो एक चीज तो जानता हूँ कि काम करो नेक नीति के साथ, मेहनत के साथ, इनोवेशन के साथ, टीम बना के मिलजुल के लोगों की फलाह के लिए, अपनी फलाह के लिए, तो अचीवमेंट्स आती जाती हैं खुद बहुत। हम्म कभी भी उस तरह से नहीं सोचा कि ये कर लूंगा, ये गोल होना चाहिए, ये टारगेट होने चाहिए, नहीं, मैं काम पे यकीन रखता हूँ, चीजें होती चली जाती हैं। और हाँ, मैंने एक और चीज देखी है कि जो जो आप काम करते हैं, अपॉर्चुनिटीज आती हैं आपकी जिंदगी में, आप हम्म। उनको अवेल कर लीजिए। तो टाइम के साथ साथ चीजें हैं इंशाल्लाह। इसका मतलब है आपका कहना ये है कि टाइमिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं, आप उनको किस तरह से अपॉर्चुनिटी को अवेल कैसे करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। एक्सीलेंट सर, बिल्कुल सही कह रहे बिल्कुल सही बात आपने कही। सर ये मुझे बताएं कि क्योंकि आप एक माहिर नफ्सियात भी हैं और माशाल्लाह आप प्रैक्टिस भी करते हैं, ये जो पेंडेमिक आलमी वबा, ये जो सूरत हाल बनी है, इसके पेरेंट्स पे क्या असरात हुए हैं, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, और बच्चों पे इसके क्या असरात हुए हैं? अच्छा, ये मल्टी डायमेंशनल सा क्वेश्चन है। मैं इसको सिर्फ एजुकेशन के हवाले से देखूं अगर, हम्म, तो दो तीन चीजें सामने आई हैं। एक तो ये कि पेरेंट्स जो है हेल्पलेस हैं बच्चों के आगे अब। ठीक है, पेरेंट्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, और मुझे लगता है कि पेरेंट्स को ये भी फील हुआ है कि हमें चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस भी सीखनी चाहिए कि मैनेज कैसे करना है बच्चों को, हम्म, क्योंकि सारा दिन जो है 24 घंटे उनको मैनेज करना, इट वाज ए टफ आस्क फॉर द पेरेंट्स। तो ऐसे। ये एक एक चीज है, और इससे मैं समझता हूँ कि स्कूल की अहमियत भी, जब स्कूल खुलेगा, अभी तो खैर लोग अभी फीसों के मामले में भी सोच रहे हैं और सारा कुछ ना, पर स्टिल आई फील कि जब स्कूल खुलेगा तो स्कूल की इज्जत होगी, टीचर की इज्जत होगी, और लोगों को इसकी अहमियत का एहसास होगा। बिल्कुल ऐसा ही है सर। बड़ा पेरेंट्स को इस बात का एहसास हुआ है कि एक बहुत बड़ा बर्डन उन्होंने शेयर किया हुआ था बच्चे की तरबियत के हवाले से, और ये इतना आसान काम जी नहीं था, बिल्कुल। तो ब्लेम गेम होता था अक्सर पेरेंट्स की तरफ से। माशाल्लाह बड़े पॉजिटिव वालिदैन भी मौजूद हैं जो हर लिहाज से हमेशा फ्रंट लाइन से आपको जो है वो आपका साथ दे रहे होते हैं, लेकिन कुछ कमियां जरूर हैं, बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। तो ये बताइए शकील साहब कि जो मेरा अब आपसे एक और क्वेश्चन है, बल्कि मैं आपसे सजेशन चाहूंगा इस अभी सूरत हाल को रखते हुए, कि आप इस सूरत हाल में, इस कोविड-19 की सूरत हाल में, सारे लोग बहुत परेशान भी हैं, लेकिन इंशाल्लाह अच्छा वक्त आएगा, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, एक ओपन मैसेज, वो चाहे वालिदैन के लिए है, चाहे टीचर्स के लिए है, आप किसी भी सुनने वाले के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड से क्यों ना हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप उस पर जो है वो थोड़ा सा प्लीज अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब कोरोना की मसाइल सामने आए, तो आई वॉज वेरी क्लियर। मैंने अपने साथियों को भी, अपनी टीम को भी बिठाया, और मैंने कहा कि ये जो सिचुएशन है इस तरह की, ये सदियों बाद आती है, और हमारी जिंदगी में ये एक मौका है कि हम अपनी नजर में बड़े हो जाएं, अपनी नजर में इज्जत कमा लें। देखें, लोग हमारी जितनी मर्जी इज्जत करें, अगर हमारी अपनी नजर में कोई इज्जत नहीं है ना, तो यकीन कीजिए जिंदगी खुशगवार नहीं है, बहुत मिजरेबल लाइफ है, बुरी लाइफ है। बिल्कुल। तो मैंने कहा कि हमने हमने गिविंग एंड पे रहना है, हमने सेक्रीफाइस करना है जितना भी मुमकिन हो सके। हमने कोशिश करनी है कि हम गिविंग एंड पे रहे, जो कर सकते हैं करें, क्योंकि ये मौका जिंदगी में दोबारा नहीं आना, और ये मौका मरते दम तक याद रहना है हम में से हर एक को कि हमने क्या किया। अगर तो हमने दूसरों के लिए कुछ किया, सेक्रीफाइस किया, तो हमारा सर फखर से बुलंद होगा। अगर हम आपाधापी में पड़ गए, तो सारी जिंदगी सर झुका रहेगा। तो मैंने मैंने स्टोर नहीं की चीजें, ठीक है। बहुत इसकी खूबसूरत। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि भाग दौड़ लगी हुई थी कि जनाब अब लॉकडाउन हो इकट्ठा रहा है और करते स्टोर हैं कर लें चीजें। चीजें तो स्टोर। मैंने कहा उतना ही सौदा घर में आएगा जितना पहले आता था, ठीक है, उससे ज्यादा सौदा नहीं आएगा घर में। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की, मेरा ज़मीर मुतमिन है, और ये अगर मेरा ज़मीर मुतमिन है तो मरते दम तक मुतमिन रहेगा नींद तो इंशाल्लाह। तो नहीं। सबको यही मैसेज दूंगा कि गिविंग एंड पे आइए, सेक्रीफाइस कीजिए, आप हेल्दी सेहतमंद रहेंगे, साइकोलॉजिकली भी, फिजिकली भी, जी जी क्योंकि जी। आपको सारी जिंदगी अपने ऊपर फख्र रहेगा कर रहेगा। इंशाल्लाह। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन बात बात की है आपने, बहुत बेहतरीन मैसेज दिया है। अब्दुल शकूर साहब, आप अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन स्कूल लीडर हैं, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आप अपने स्टाफ को कैसे मोटिवेट करते हैं। आपको पता है हमारे यहाँ डिप्रेशन बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ टीचर्स की इज्जत नहीं की जाती। शायद जो प्राइवेट सेक्टर है खास तौर पे, उसमें
टीचर अपने आप को इतना सिक्योर फील नहीं कर रही होती, ना अपनी फैमिली की तरफ से, ना ही पेरेंट्स की तरफ से, और सम टाइम स्कूल भी उनसे जिस तरह का काम लेता है। तो आप ऐसे लोगों को जो इतनी परेशानी का भी शिकार हो, डिप्रेस हो, तो आपके पास ऐसा क्या टूल है जो आप सबको बताना चाहेंगे कि मैं इस अंदाज में अपने टीचर्स को मोटिवेट करूं? अच्छा, एक तो फ़हीम हम लोग किसी को निकालते नहीं है। बहुत पहले मैंने ये सीख लिया कि टीचर इनसिक्योर होता है, तो हमने तहैया किया कि हम किसी को नहीं निकालेंगे, और मेरा हाल है 20 साल में हमने शायद 5 लोगों को भी नहीं निकाला। मुझे याद भी नहीं पड़ता कि कभी किसी को निकाला हो। दूसरा, इनामात, सेहत की फैसिलिटी, कर्जे हंसना पढ़ने के लिए, ये चीजें दूसरे लोग भी करते हैं। एक काम अलबत्ता मैंने ऐसा किया, और मैंने इसलिए नहीं किया कि मेरा स्कूल चले, मैंने इसलिए किया कि मेरा शुक्राने का एहसास है, एक मैं शुक्रगुजार हूँ अपने इस्तिज़ा का। और वो मैंने ये किया कि मैंने अपने टीचर्स को शुरू में मैंने पार्टनरशिप्स दी, उन्हें भी ऑनर बना दिया, जो एम्प्लॉय था वो ऑनर बन गया, और अब मैं शेयर देता हूँ। तो मेरे तकरीबन 15 के करीब जो एम्प्लॉइज थे कभी, आज वो या शेयर होल्डर्स हैं या पार्टनर्स हैं, वो मेरे साथ हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मुझे लगता है कि ये एक मॉडल है, ऐसा करना चाहिए हम स्कूल वालों को। एक गरीब टीचर जब आता है, और हर 15-20 में से एक टीचर जेन्युइनली, अल्लाह करीम ने ऐसा हमें, अल्लाह करीम के जो बाय नेचर बड़ा अच्छा होता है और बड़ा प्रोफेशनल होता है, तो हम क्यों उसको सेकेंडरी मुलाजिम रखें। तो मैंने ये, और ये मैंने इसलिए नहीं कहा कि चाहता है, एहसास है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ टीचर्स का जो मेरे साथ बर्स टर्नओवर की रेशियो पे बहुत कम है अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़े अच्छे टीचर्स हैं, और ये सारी तरक्की उनकी बेस पे है। बहुत शानदार बात, बहुत ज़बरदस्त बात, और इसी वजह से मुझे लगता है कि आप माशाल्लाह बहुत रिलैक्स भी रहते हैं, मतलब मेरा फील हो जाता है आपसे किसी जब बातचीत होती है या जब मुलाकात होती है। अच्छा, ये बात मैं थोड़ा-सा आपकी पर्सनल लाइफ को लेके करना चाहूँगा कि शिकूर साहब, आपको क्या लगता है कि आपकी अपनी ज़ात में जो आपको बहुत पसंदीदा 2-3 बातें हैं, तो उसका ज़िक्र हमसे कीजिए। तो आपको लगता है कि ये मुझ में अच्छा है, ये अच्छा है, बाकी लोगों से बहुत बेहतर है? मेरे एक उस्ताद हैं मकबूल बाबरी, मैक्स बाबरी के नाम से मशहूर हैं। उन्होंने बहुत अरसा पहले एक चीज सिखाई, थैंकफुलनेस, अल्लाह करीम का शुक्रगुजार होना, लोगों का शुक्रगुजार होना। तो मैं अल्लाह करीम से कुछ मांगता नहीं हूँ, मैं सिर्फ अल्लाह करीम का शुक्र अदा करता हूँ। उस दिन से मैंने तहैया कर लिया। और ये जो शुक्रगुजारी का एहसास है, हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना, ये फिर मुझे टेंशन नहीं होने देता, क्योंकि मैं तो उसकी नेमतों का शुक्रिया भी अदा फील करता हूँ कि मैं नहीं कर पाता ना। मैं उसे मांगू कि अल्लाह ने इतना कुछ दिया हुआ है, और अगर अज़ा ही पूरे दे दिए अल्लाह करीम ने, तो ये कितनी बड़ी नेमत है। तो अल्लाह ने तो मुझे बहुत कुछ दिया, इज्जत, दौलत, शोहरत, हर चीज दी। तो मैं तो सिर्फ शुक्रिया अदा करता हूँ। पहली बात, मुझे लगता है कि मैं डिमांडिंग नहीं हूँ अल्लाह मियाँ से, लोगों से भी नहीं हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं शेयरिंग का कायल हूँ। मुझे लगता है, मुझे दोस्तियां अच्छी लगती हैं, मुझे गिविंग एंड पे रहना अच्छा लगता है। तो अच्छा, प्रोफेशनली ये सारी चीजें प्रोफेशनली हैं, जाती तौर पर मैं एक कमजोर इंसान हूँ। प्रोफेशनली मैंने अपने लिए बड़े हाई स्टैंडर्ड्स रखे हुए हैं, मैं अपने आप को गलती पे माफ नहीं करता, ठीक है। चुनाचे मेरे हाई स्टैंडर्ड्स हैं, तो मुझे लगता है कि फिर मेरे आगे जो प्रिंसिपल्स हैं उनके भी स्टैंडर्ड्स हाई हैं। तो हम अपने आप को बड़े बड़े सख्त म्यार पे परखते हैं। तो ये भी एक प्रोफेशनल अगर एक इंसान है, डंडी नहीं मारनी हमने कभी भी, असूलों पे कभी समझौता नहीं करना यानी कि स्कूल के आप ये लेवल कहना पे। चाह रहे हैं कि सेल्फ इवैल्यूएशन जो है ये भी बहुत ज्यादा अपने आप को भी जी जी कटघरे में लाना, मतलब हर किसी में जी, एक बिल्कुल। चीज नहीं होती। बिल्कुल ठीक। मसलन देखे ना, हमारे यहाँ एक असूल है कि कोई छोटा जो है वो बड़े की तारीफ नहीं कर सकता। मसलन प्रिंसिपल जो टीचर है वो हेड की तारीफ नहीं कर सकती, हेड तारीफ कर सकता है। अच्छा, हेड जो है वो प्रिंसिपल की तारीफ नहीं कर सकती, तो वो जो प्रिंसिपल है वो कर सकती है। अच्छा, मैं चूंकि सबसे ऊपर, मेरी कोई तारीफ नहीं करता। अच्छा, बड़ा दिल करता है कोई तारीफ हो लेकिन अगर कोई करता भी है तो उसको भी मना करता हूँ मैं कि नहीं भाई, ये नहीं अच्छी बात, उससे खुशामद का कल्चर नहीं है, ठीक है। और जो सीख, जैसे शेयर करने का है, तो फिर मैं जो सीखता हूँ या मैंने जो सीखा हुआ था वो मैं अपने टीचर्स के साथ शेयर करता हूँ, तो वो एम्पावर होते हैं, उनमें भी प्राइडनेस का एक एहसास होता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शेखर साहब, आपकी बात को मैं आप ही की बात से इस बात को जोड़ता हूँ कि मुझसे अक्सर क्योंकि वालिदैन भी बहुत से सुन रहे होंगे, तो ये सवाल होता है कि खुश खुश रहने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, या अपने बच्चों को सबसे बेहतरीन चीज़ क्या सिखाएं। तो आपने उसका ये जवाब दिया कि जो रोड लर्निंग है, वो रोड रट्टा सिस्टम से पढ़े हुए लोग जो ऐसा सोचते हैं, वो हमेशा चाहते हैं
वो टेकर होता है, उन्हें चाहता है कि हमें बस मिलता रहे। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे गिवर हों, तो आपको उनको वाकई क्रिएटिविटी और कॉन्सेप्चुअल लर्निंग और इसकी तरफ लाना पड़ेगा। ये नंबर गेम आपके बच्चे को कभी भी गिवर नहीं बना सकते। तो दैट्स ग्रेट, ये सही कह रहे जबरदस्त आपने बात की है। अच्छा शकूर साहब, मैं अब ये आपसे एक और बात जानना चाहूंगा। वैसे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्दी खुल जाएंगे, लेकिन आपकी जो है वो क्या राय है? आपको क्या लगता है कि कब तक इंशाल्लाह हमारी स्कूल की रौनकें जो है वो दोबारा से बहाल हो जाएंगे? हैं। 15 जुलाई से तो मेरा हाल 9-10 जो है ना वो आ जाएगी हम्म। वापस इंशाल्लाह। और हम्म। उसके बाद मुझे उम्मीद है 5 अगस्त तक स्टेप बाय स्टेप बाकी लोग भी आएंगे, क्योंकि जो सीएनसी है उसकी मीटिंग होती है 2-3 को हर माह की। हम्म। तो देखिए हम नीचे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉब्लम्स के हवाले से। हम्म। जो आज की खबर है वो ये है कि 3000 से भी नीचे है न्यू केसेस। ये हम्म। बहुत दिनों बाद आज हुआ है। हम्म। और 59 सिर्फ डेथ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 22 करोड़ की आबादी में, को मिल रहा है सर, हाँ पॉजिटिव सुनने को मिल रहा है, दैट्स ग्रेट। जी, तो 22 करोड़ की आबादी में 59 डेथ्स तो कुछ भी नहीं है। हम्म। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये बेहतरी आती चली जाएगी हम्म। और हम जल्द इंशाल्लाह फिर इस इकट्ठे होंगे। बनाएंगे, ठीक कह रहे हैं। तो सर अभी इतने अरसे के बाद जब बच्चे स्कूल आएंगे और पेरेंट्स को उनको स्कूल भेजना होगा, बड़ा चैलेंज होगा टीचर्स के लिए भी। क्या तैयारी जो है वो जी करके रखनी चाहिए हमें, एज अ स्कूल लीडर भी, एज अ स्कूल टीचर भी, और वालदैन को भी क्या तैयारी रखनी चाहिए पहले से? बच्चों को किस तरह से हमें वापस उस माहौल में लेकर जाना है? जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इट विल बी अ टफ आस्क, लेकिन हर स्कूल प्लानिंग कर रहा है और हम भी डे बाय डे, तो नहीं कहना चाहिए लेकिन मंथली बेसिस पे हम इस पे सोचते हैं और हम्म। प्लान करते हैं कि जी अगर फलां तारीख को स्कूल खुलेगा तो हमने क्या करना है। हम्म। और इन इस दौरान भी मैं समझता हूँ वो स्कूल जो बेहतर स्कूल थे, जिनकी फी बेहतर थी और पेरेंट्स भी बेहतर थे जिन्होंने फी दी, हम्म। वो लगे हुए हैं काम पे मुसलसल। वो ऑनलाइन है, वो व्हाट्सएप के थ्रू है, वो होमवर्क के जरिए है। तो काम तो जारी है। जारी। जो सिंपल सब्जेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं, तो जो थोड़े डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स हैं उन पे इंशाल्लाह जरूर तवज्जो होगी एक्स्ट्रा हम्म। हम्म। इंशाल्लाह। सही। सर मैं आपसे ये चाहूंगा कि अब मेरा जो आपसे आखिरी सवाल है वो ये है कि एज अ साइकोलॉजिस्ट आप हमें 3 ऐसे कुछ टिप्स दीजिए जिसकी वजह से हम हैप्पी लाइफ गुजार पाए, हम स्ट्रेसलेस हों। तो आपको क्या लगता है कि 3 ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से हम बड़ी रिलैक्स जिंदगी गुजार सकते एक मैंने बताया कि शुक्रगुजारी का एहसास, अल्लाह करीम का शुक्र अदा करें तो आप मुतमिन रहेंगे, आप टेंस नहीं होंगे। दूसरा, कंपटीशन किसी से ना करें, और अगर करना ही है तो अपने से नीचे वाले के साथ करें। तो जो ही उसकी तरफ देखेंगे ना तो आपको सुकून आ जाएगा। हैं? सेल्फ कंपटीशन जरूर करिए, अपने आप को बेहतर करिए डे बाय डे, लेकिन किसी और से कभी कंपटीशन ना करें। हम्म। तो ये 2 चीजें कर लें। और फिर अच्छे दोस्त रखिए, क्योंकि ये जो अच्छे दोस्त है ना, आपकी कंपनी अगर खुशहाल लोगों पे है, हमेशा उस बंदे को चुनिए अपनी कंपनी के लिए जो पॉजिटिव थिंकर है, जो क्रिएटिव है और जो खुशहाल है, दोस्तों का दोस्त है। तो मुझे लगता है कि जिंदगी बड़ी अच्छी है और शानदार है जिंदगी, इसको खूब दिल से बसर करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी अच्छी गुजरेगी अगर ये 2-3 बातें बंदा मद्देनजर रखेगा तो। जबरदस्त जबरदस्त सर। शकूर साहब, बहुत मजा आया आपसे बात करके, हमेशा की तरह आपसे मिल के, आपसे बात करके हमेशा ही अच्छा लगता है। पहले लाइव आपसे मिलते थे, आज स्क्रीन पे भी देख के उतना ही अच्छा एहसास हुआ। तो इंशाल्लाह ये हमारी टॉक्स का सिलसिला जारी रहेगा। किसी और दिन किसी और टॉपिक के साथ कोई स्पेसिफिक बात करने के लिए इंशाल्लाह मैं जरूर आपको दोबारा से कहूंगा कि आप ज्वाइन कीजिए हमें। बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह जल्द से जल्द। आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने इज्जत दी। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह करीम आपको खुश रखे। बहुत थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज सर, टेक केयर। अल्लाह हाफिज।